वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एस्पेक्ट आ जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन एस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो केवल क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। इसी कंटिन्यूएशन में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, पाथ लेंथ से हमेशा कम ही होता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। तो लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना लिया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कि ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन में कहाँ है, उसको हमने क्या बोल दिया है, यहाँ पे x2 बोल दिया, या इसको आप x फाइनल भी बोल सकते हैं, प्लस x इनिशियल कहाँ क्या हो गया, जहाँ से वो चला होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक आपको स्ट्रेट लाइन में कुछ नंबर्स दिखा रखे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव सिरा है और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव सिरा है। इस पॉइंट O को हमने क्या मान रखा था, ओरिजिन माना था। अब देखिए इसमें क्या हो गया, दो डायरेक्शन हो गया, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से यूज कर लेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसको क्या कर रहे थे, और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कर देंगे। तो जो डायरेक्शन एस्पेक्ट रह गया था डिस्प्लेसमेंट में, ये तो मैंने बता दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपको आसानी से x2 माइनस x1, यानी कि जहाँ पे फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का है उसको इनिशियल पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्योंकि जब वेक्टर क्वांटिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका जो होता है डायरेक्शन। तभी वो डायरेक्शन आने से ही वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती। मैग्नीट्यूड का बेसिकली जो मतलब हो जाता है, सपोज कीजिए मैंने फोर्स को ले लिया है, फोर्स 10 न्यूटन अगर लिया है, 10 न्यूटन अगर मैं बोल दूं ईस्ट, तो ये जो 10 न्यूटन यहाँ पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं, हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं अर्थक्वेक वगैरह आता है तो पूछा जाता है कितने मैग्नीट्यूड का है, तो आप लोग बताते हैं 5.3। जब 7.3 आप बताते हैं तो आपको समझ आ जाता है ज़्यादा तेजी के साथ, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है अर्थक्वेक हिट किया है। तो ऐसे मैग्नीट्यूड क्या बताता है, कितना ज़्यादा या कितना कम फोर्स। अगर 20 न्यूटन हो गया तो इसका 2 गुना मैग्नीट्यूड हो गया पहले के कंपेरिजन में। ठीक है, पहले के कंपेरिजन में ये 2 गुना हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, एक नंबर रहता है, उसके साथ यूनिट रहती है और उसके साथ में क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने देख लिया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी थी, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करने चल रहे हैं। इन वन डायमेंशन मोशन देयर आर ओनली 2 डायरेक्शंस। पहले ही हमने बताया, बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो क्या हो सकता है उसमें, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, in which an object can move, and these two directions can easily be specified by the positive sign and negative sign। बेसिकली जब वेक्टर को हम पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर को पढ़ भी लिया, तो हमने देखा था कि वेक्टर का जो भी नोटेशन होता था, चाहे फोर्स होता था, उसके ऊपर हम क्या लगा देते थे, एरो लगा देते थे, और इसके मैग्नीट्यूड को सिंपल इससे रिप्रेजेंट कर देते थे, और जब जो है इसकी डायरेक्शन बतानी होती थी साथ में इसके साथ में हम थीटा बता देते थे, एंगल बता देते थे। तो हमारे पास फोर्स से रिलेटेड दोनों चीजें आ जाती थी। ये इसका क्या बता देता था, मैग्नीट्यूड, ये एंगल इसका क्या बता देता था, थीटा बता देता था। तो उसको हम लोग वेक्टर से डिनोट कर, एक एरो के उसके ऊपर क्या करते थे, एक एरो लगा देते थे। और वहीं पे जब हमारे पास यूनिट वेक्टर रहते थे तो उसको हम आई कैप, जे कैप और के कैप, कुछ स्पेशली था, कुछ स्पेशल साइन दे देते थे, तो वहां पे हम लोग वेक्टर को कुछ अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन अगर मोशन इन वन डायमेंशन में बात करें तो केवल जो है हमको नोटेशन की बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे तो आप कर भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 ही डायरेक्शन होते हैं। अगर आगे जा रहा होगा तो हम पॉजिटिव साइन से बता देंगे, अगर पीछे आ रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको नेगेटिव साइन से बता देंगे। आइए जरा इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कब पॉजिटिव साइन लगाएंगे और कब जो है नेगेटिव साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार in moving from O to P is,
अगर हम लोग ओ से पी के बारे में बात करें तब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या है, हमको जब ऑब्जेक्ट ओ मतलब क्या हो गया, ओरिजिन या जीरो पे है, ओ से पी जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना चला गया, 360 मीटर चला गया एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से 360 मीटर है पी पे। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमको ओ से पी पे, तो ओपी के डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ से कहाँ जा रहा है, ओ से पी पॉइंट पे जा रहा है, ओ क्या है हमारा 0 मीटर है और पी क्या है 360 मीटर है। तो यहाँ पे एक्स फाइनल की बात करें जिसको मैंने x2 भी बोला था, और एक्स इनिशियल की बात करें जिसको हमने x1 भी बोला था, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या इसी को कभी कभी x2 माइनस x1 से भी डिनोट करते थे। कितना हो गया 360 मीटर पॉजिटिव साइन के साथ है माइनस 0 मीटर, तो कितना आ गया पॉजिटिव 360 मीटर। यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन आ गया, यानी कि आपको सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए क्या जा रहा है, ऑरिजिन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक और केस देखते हैं हम लोग, इस केस में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू। अब हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार हमको बताना है मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू। अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो जो पी था वो 360 मीटर पे था और क्यू जो था वो कितना था 240 मीटर पे था। इस बार एफ इनिशियल जो है कितना है 360, एफ फाइनल कितना हो गया 240 मीटर हो गया। इसको आप फोटो में देख भी सकते हैं, यहाँ पे P जो है 360 मीटर है और Q जो है क्या कर रहा है 240 मीटर। अब वैसे अभी आप देख सकते हैं तो ये क्या आने वाला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना इसने स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालें, डेल्टा एक्स निकालें, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल कितना है 240 मीटर है पॉजिटिव के साथ में, माइनस 360 ये भी क्या है पॉजिटिव के साथ में, लेकिन ये क्या करेगा जब घट जाएगा तो माइनस 120। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या केवल क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए वो ना होकर किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वही यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, निकाला 240 माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 120 मीटर आ गया। नेगेटिव टाइम्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, जिसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग मैंने बताई हुई है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ना हो कि ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस साइन से हमारा काम चल गया, प्लस और नेगेटिव साइन से हमारा काम चल गया कि ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब जो इसके साथ में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, अभी अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें थी। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस क्या था, सिंपली पाथ लेंथ था हमारा, पाथ लेंथ था। इसमें केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड ही होता है, और इसमें क्या होता था हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात किया जाए तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आर मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि अगर वन डायमेंशनल मोशन होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, बेसिकली मैं उसको डिस्प्लेसमेंट ही बोल दे रहा हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस के, या इसको इसी को क्या बोलते हैं पाथ लेंथ के। ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए पाथ लेंथ के, पाथ लेंथ से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
द मोशन ऑफ ए कार फ्रॉम ओ टू पी, ओ से और पी की तरफ मोशन को, हम कार के मोशन को देखते हैं, वो हमारा ओरिजिन है जो 0 मीटर पे है, और पी हमारा क्या है 360 मीटर पे है। तो पाथ लेंथ यहाँ से अगर हम बताने तो क्या हो जाएगा, 360 मीटर चला है तो 360 मीटर हो गया। पाथ ट्रावर्स्ड कितना हो गया, पाथ लेंथ कितना हो गया 360 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो हमारा हो गया है, पाथ लेंथ का जो दूसरा नाम डिस्टेंस है वो जो हमारा हो गया है वो कितना हो गया 360 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो फाइनल क्या है 360 माइनस 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 360 मीटर आ जाएगा। द पाथ लेंथ यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो वो भी किसके बराबर हो गया, दैट इज द पाथ लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हमारा जो पाथ लेंथ था, जो डिस्टेंस था, वो किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। जरा दूसरा केस, एक और केस इसी से लेके कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। द मोशन, इस बार कार के मोशन को कहां से देखेंगे, पिछली बार ओ से पी देखा था हम लोग, इस बार थोड़ा सा और देखेंगे। ओ से पी जाएंगे, मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओ से पी गया और वापस से कितने पे चलाया, क्यू पे चलाया, यानी कि जो इसका पाथ ट्रेवल्ड हुआ ये यहाँ पे गया और यहाँ से वापस हो गया। तो अगर हम लोग डिस्टेंस या पाथ लेंथ की बात करें तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कितना चला, पहले 360 चला प्लस 120 और भी चला, तो कितने पे आ गया 240 पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ पाथ लेंथ कितना हो गया 360 प्लस 120। अगर यहाँ से देखेंगे तो 360 माइनस 240 करेंगे तो यहाँ पे 120 आएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया 120 मीटर और हो गया, हमने ऐड कर दिया, पाथ ट्रेवल्ड कितना हो गया 480 मीटर हो गया। वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या हमारा 240 पे ऑब्जेक्ट है, इनिशियल कहाँ पे था, ओ पे था, ओरिजिन पे था। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए क्या हो गया, लेस हो गया। इसीलिए वहां पे लिखा था द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये कई बार आपको ऑप्शंस में भी देखने को मिल सकता है, क्वेश्चंस को देखने को मिल सकता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कहते हैं पाथ लेंथ जो हमारा रहेगा, इसका दूसरा नाम क्या है डिस्टेंस, ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। कोई भी आप केस ले लेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लस 240 मीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 480 मीटर। दोनों केस हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल से जब ऑब्जेक्ट ओ से पी पे चला था और दूसरे वाले में ओ से पी चल के वापस से क्यू पे आ गया था, तो पहले केस में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आए थे, बराबर आए थे, लेकिन दूसरे केस में बराबर नहीं आया था। डिस्टेंस या पाथ लेंथ हमारा क्या आया था, ज्यादा आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो पाथ ट्रेवल्ड है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, दो पॉइंट्स के, दो पोजीशन के डिफरेंस को दिखाया गया है, यानी कि अगर दोनों पोजीशन में कोई डिफरेंस ना रह जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। जो करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ होगा वो जीरो नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे वापस से मैंने वही फोटो लिया हुआ है। यहाँ पे दो मोशन को देखते हैं और दोनों के केस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। द मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी, जब ओ से पी जा रहा था, एंड बैक टू ओ वापस से आ गया, यानी कि अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए आप, यानी कि जो आपका फाइनल पोजीशन था, जो सुबह चले थे वो इनिशियल पोजीशन था, और वापस से फाइनल पोजीशन, दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वो तो जीरो होना ही होना है। तो इसके लिए अगर हम पाथ लेंथ की बात करें तो वो 360 गया प्लस 360 वापस आया, क्योंकि पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ ट्रैवर्स या पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 720 मीटर हो जाएगा।
एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 मीटर हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन पाथ ट्रेवल्ड ऑब्जेक्ट का वो 0 नहीं होगा। अब जो अभी हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तमाम चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेंगे कि जो है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। कई बार मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हमें आसानी से बता देता है। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप देख के ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी स्थिति को बता सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स दे सकते हैं, और वो थोड़ी सी जगह में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। कई बार जो मोशन ऑब्जेक्ट का है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, इसको हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ से। अब ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्टिव में ही मेजरमेंट करते हैं। तो पोजीशन को भी ऑब्जेक्ट की आप क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। थोड़ी देर में अगर आप यहाँ पे हैं, थोड़ी देर में आप कहीं और पे होंगे, तो आपका पोजीशन टाइम के साथ जो चेंज हुआ तो चेंज हो गया। तो इसीलिए इस ग्राफ को क्या बोला गया है, मोशन के ग्राफ को बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो मोशन है उसको सिंपली और इम्पैक्टफुली भी हम लोग क्या, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। पहले केस में हमने दिखा रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। दूसरे केस में हमने यूनिफॉर्म मोशन का केस दिखाया। तीसरी केस में हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस दिखाया। अगर हमने कल इसको, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर भी लिया था, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करेंगे, वहां से कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, चूंकि ये डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो अपने पोजीशन को क्या कर रहा होगा, ये इस एक्सिस को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस को हम कई बार पोजीशन भी बोलते हैं। और दूसरा एक्सिस जो हमारा होता है, चूंकि है वन डायमेंशनल मोशन ही, तो एक पे हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को ले लिया, दूसरे पे क्या ले लिया, टाइम को ले लिया। दूसरा यहाँ पे देखिए टाइम को हमने लिया हुआ, तो इसलिए इसको कई बार क्या बोलते हैं, और पोजीशन को रिप्रेजेंट एक्स से किया जाता है, टाइम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, टी से। तो ऐसे ग्राफ को एक्स टी ग्राफ भी बोला जाता है। इसका वैसे थ्योरेटिकल नाम क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें देखिए डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, जो डिस्टेंस इनिशियल यहाँ पे 0 सेकंड पे था, अगर सेकंड टाइम मान ले, तो जो 10 सेकंड पे है तब भी डिस्टेंस कोई नहीं चेंज हो रहा है, लास्ट तक भी नहीं चेंज हो रहा। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, इसमें जो ये रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, ये टाइम एक्सिस की क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। यानी कि टाइम जो चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है या उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो बिल्कुल चेंज ही नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो क्या है, रेस्ट में ही है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया गया है, जितना जो है वो टाइम वाले एक्सिस पे चल रहा है, उतना डिस्टेंस वाले एक्सिस पे, यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल कर रहा है। यानी कि ऐसा केस कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, मतलब अगर 1 आवर में आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट आवर में भी आप क्या चल रहे हैं, 100 किलोमीटर चल रहे हैं, नेक्स्ट आवर में भी 100 किलोमीटर चल रहे हैं, नेक्स्ट आवर में भी आप क्या चल रहे हैं, 100 किलोमीटर चल रहे हैं। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म। नाम ही ऐसे इसका क्या है, यूनिफॉर्म, एक समान, जो चेंज ना हो रहा हो। जैसे हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म लगता है, उसका मतलब क्या होता है, सभी बच्चे क्या होते हैं, एक ही तरीके का ड्रेस पहन के आए होते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फार सो गुड। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ जो है टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये कुछ कर्व्ड ग्राफ है। यानी कि क्या है, टाइम और डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ क्या है, चेंजेस हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुछ जो ग्राफ की हमारी स्टडी है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ कितना इम्पैक्टफुली उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है।
यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैसे जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक्सिस क्या है, ये टाइम एक्सिस है, इस पर टाइम दिखाया गया है, ये क्या हो गया, टाइम एक्सिस हो गया हमारा। और दूसरा इस पे क्या है, ये पोजीशन दिखाए गए हैं, दिस इज द पोजीशन एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द पोजीशन एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा जो बना हुआ है वो एरर है। ये जो जहाँ पे ये आ रहा है, ये वाली चीज नहीं है ग्राफ में। एग्जैक्ट इन दोनों की क्या है, टाइमलाइन सेम है। ये देखो, ये यहाँ के बाद ये ग्राफ नहीं है, दोनों का जो है ग्राफ आप मान के चलिए, ये क्या है, यहाँ पे आके रुक जाता है एग्जैक्ट यहाँ पे पी पे, तो ये आगे वाली लाइन नहीं है। तो जरा आप इसके क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि कितना इम्पैक्टफुल एक्सप्लेनेशन ग्राफ देता है किसी पोजीशन टाइम के ग्राफ के बारे में, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आइए मैं उसको क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए गया ध्यान से। द पोजीशन टाइम ब्रैकेट में एक्स टी, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को। ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी, दो बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं। ओ पॉइंट, उनका स्कूल कहाँ पे है, सपोज कर लिया गया ओ पॉइंट पे उनका क्या है, स्कूल है। और बच्चे कौन कौन से हैं, ए और बी, वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और उनका घर कहाँ है, पी पे है और क्यू पे है। मान लेते हैं 10 किलोमीटर पे है, एक का 15 किलोमीटर पे है। पी मान लेते हैं 10 किलोमीटर पे है और क्यू मान लेते हैं हम लोग 15 किलोमीटर पे है, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है कि क्यू ज्यादा है पी के कंपेरिजन में, चाहे जितना ज्यादा है। रिस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। कुछ नीचे एंट्रीज दिए गए हैं, उनके बारे में आपको देखना है कि वो सही बताए गए हैं, कैसे बताए गए हैं, उसके आपके बारे में क्या करना, बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए आर बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी कॉमा ए। अगर इसको ऐसे सिंपली पढ़ना है तो पहले आप ए वाले को ले लीजिए और इधर वाले बी को ले लीजिए। ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या पूछा गया है बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए। अब यहां ध्यान से देखिए ग्राफ को और बताने की कोशिश करिए कि ए जो है स्कूल से पहले रहता है, या जो है बी जो है स्कूल के क्लोज रहता है, या ए जो है स्कूल से ज्यादा क्लोज रहता है। तो सिंपली पोजीशन टाइम ग्राफ से आप देख लीजिए, पी जो है वो क्या है, ए का घर है। तो यहां से आप देख सकते हैं उसका एक्सिस पे जो है पी पहले आ रहा है और क्यू बाद में आ रहा है, यानी कि ए क्या कह रहा है, पास में रह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए लिव्स क्लोजर, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको टिक लगाना हो तो यहाँ पे किसको लगाएंगे, ए को लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी को। बी लिव्स क्लोजर देन बी, तो ज्यादा रह रहा, क्यू पॉइंट पे रह रहा। अगर ये 10 किलोमीटर पे, मैंने बताया कि अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये ज्यादा है, तो क्या हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए जो है स्कूल से पहले शुरू करता है कि बी शुरू करता है। अगेन आपको ऐसे पढ़ना है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन ए। इसके साथ में इसको पढ़ना है या इसके साथ में क्या पढ़ना है आपको, पहले वाले को पढ़ना। तो ध्यान से देखिए, ओ जो है स्कूल है, ओ जो है स्कूल है। ए देखिए, ए ने क्या किया, जैसे वहां पे स्कूल से चलना शुरू करता है वो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये 0 मान लिया जाए, ये स्कूल को 0 पॉइंट या ओरिजिन मान लिया जाए, तुरंत ही वो क्या करता है, जैसे टाइम चलना शुरू हुआ ए चलना शुरू हुआ। बी थोड़ी देर रुक के गया, देखिए बी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। कोई भी कारण हो सकता है, इतना टाइम का लैप्स होने का मतलब 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं, हो सकता है नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, इसलिए जो है वो क्या कर रहा है, लेट चल रहा है। तो यहाँ भी आप हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ए starts from the school, A starts from the school earlier than B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A कॉमा B वॉक्स फास्टर देन B। कह रहा है कि ए जो है वो बी से फास्टर है और बी जो है ए से फास्टर है। ये कैसे बता सकते हैं आप,
ऑब्वियस सी बात है, ये तभी आप बता सकते हैं कौन कितना फास्ट है। तो स्पीड का सिंपली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखिए, ए ने जो है यहाँ पे ये इतना एक्सिस नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर देखिए तो टाइम तो दोनों का सेम है, ये भी सेम टाइम पे पहुंच रहा है, ये एक्सिस इसी पे कट कर रहा है, तो जो टाइम ये ले रहा है ये भी मान लेते हैं टी टाइम ले रहा है और ये भी टी टाइम ले रहा है। लेकिन अगर ए की बात किया जाए तो जो डिस्टेंस है ए का वो 10 किलोमीटर है और टाइम कितना ले रहा है, टी ही ले रहा है, जो भी ले रहा हो। बी क्या है, उसका 15 किलो डिस्टेंस है लेकिन टाइम जो है वो भी टी ले रहा है, यानी कि टाइम वो तो कम ले रहा है ए के कंपैरिजन में पहुंचने में, इसकी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी वॉक्स फास्टर देन ए। बी वॉक्स फास्टर देन ए। ए एंड बी रीच होम एट द सेम आर डिफरेंट टाइम। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसका जो है, इसका घर इसी पे है, तो ये इसी टाइम पे ये भी पहुंचता है, इसी टाइम पे पहुंचता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ये ग्राफ में मैंने बताया था थोड़ा एरर है ग्राफ प्लॉट होने में, तो अगर यहीं पे है तो क्या हो गया, हमारा दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ए overtakes B on the road once or twice. B overtakes A on the road once or twice. अब ध्यान से देखिए, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, कोई पीछे से आके आपको क्या करे, ओवरटेक करे। तो देखिए ए तो पहले ही चल दिया था, बी ही बाद में आया है, तो बी ने क्या किया, इस पॉइंट पे आके ए को ओवरटेक कर दिया, इस टाइम पे आके इसने क्या किया, ओवरटेक किया। तो क्या हो जाएगा ये, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा B overtakes A on the road, और एक ही बार कट कर रहा है तो क्या हो गया, वंस। देख रहे हैं ग्राफ कितना पावरफुल टूल है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक दो बच्चे जो है स्कूल से घर जा रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ उनका प्लॉट किया गया, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो क्या नहीं बता दिया, आप सोचिए कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, कितने टाइम पे ओवरटेक कर रहा है, कौन घर जल्दी पहुंच रहा है, कौन लेट पहुंच रहा है, किसका घर ज़्यादा दूर है, कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कितना इजीली वे में पोजीशन टाइम ग्राफ ने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप ग्राफ को बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चंस क्या हैं पूछे जाते हैं, और ग्राफ को थोड़ा सा टाइम देना आप स्टार्ट करिए। आइए बैक टू टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन को आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन हमको बताना है तो एक तरफ आप क्या करिए, यहाँ पे आप ग्राफ बना लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, डिस्टेंस लिख लीजिए, यहाँ पे आप टाइम लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप बता देंगे यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। अगर जो है सपोज कीजिए वो 100 किलोमीटर कवर कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर, फिर अगला 100 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर, अगला 100 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर में। तो अगर इन 3 घंटे के लिए पूछा जाए तो उसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हो गया कि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर कर रहा है, इक्वल
डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर यही क्या होता है, ये इसमें क्या हो जाए 110 हो जाए, 120 हो जाए नेक्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ग्राफ उसी को बता रहा है कि कहीं भी आप देख लीजिए जो टाइम और उसका ग्राफ है बिल्कुल उसी रेशियो में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन हमारे पास रह गया कि भाई ऐसा तो ये रेयरली केस होता है कि हम लोग क्या करें, 100 किलोमीटर जो है छोटे डिस्टेंस में तो बहुत ही कम पॉसिबल है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर किया जाए। हाईवे वगैरह पे तो तब भी थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है लॉन्ग रूट पे, क्योंकि वहाँ थोड़े ट्रैफिक कम मिलते हैं। लेकिन नॉर्मल रियल लाइफ में ये यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर सेकंड को आप मानते हैं तो जो आप 10 सेकंड में चलेंगे, मान लो हो सकता है 10 सेकंड में 10 मीटर भी चल लें बाइक से, हो सकता है 10 मिनट में अगर आप ट्रैफिक में हो तो 10 कदम भी ना चल पाए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हमारे लाइफ में या रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपना पोजीशन क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है टाइम के साथ में। लेकिन अभी तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था हाउ फास्ट, कितनी तेज। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो दो लोग जा रहे हैं, एक आप जा रहे हैं सिंपल सा, सपोज कर लीजिए कोई ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको रात में आप बैठेंगे तो 8 घंटे में पहुंचेंगे मिनिमम, शताब्दी से जा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे में पहुंचेंगे, प्लेन से चले गए तो आधे घंटे में पहुंच गए। तो दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो यही तो क्वेश्चन पूछेंगे। पोजीशन तो दोनों ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, लेकिन हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग। पोजीशन तो ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है यानी कि मोशन में तो है, लेकिन कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है ये बताने के लिए हमें नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इन दोनों कॉन्सेप्ट से, आइडियाज से, इस टॉपिक से हम समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कितना चेंज हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम, बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेन्स चलते हैं वो हाइपर सर्कल पाथ में चलते हैं, उनका पाथ क्या होता है, हाइपर सर्कल होता है। और जो ये ट्रेन हैं ये कहाँ पे चलते हैं, पटरियों पे चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन का भी डिफरेंस रहा होगा, तभी जो है वो कितने में देर में पहुंच जा रहा है। नहीं तो भाई अगर उसी प्लेन को आप क्या करिए, ट्रेन के ही रूट से चलाइए, बट तब आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर उतने कम टाइम में पहुंचना है। तो उसका डायरेक्शन का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जो है डील करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। फिर जो है एक एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से हम समझेंगे कि कैसे जो है दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो एवरेज वेलोसिटी हमारी है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x divided by the time interval delta t in which displacement takes place।
तो जो अभी ऑब्जेक्ट का हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा ओरिजिन था जो 0 पे था, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने पी लिए थे जो 360 मीटर पे था, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्यू था जो 240 मीटर पे था, और ये किस पे था, 0 मीटर पे था। तो एवरेज वेलोसिटी किस पे डिफाइन किया जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट का कई बार जो जिक्र आता है तो किस चीज से होता है, पोजीशन से बताया जाता है, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। The change in the position or displacement divided by the time interval in which displacement occurs, average velocity is equal to total displacement upon the total time हो गया। जहां पे एवरेज स्पीड की अगर बात किया जाए, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन टेक्स प्लेस हो गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी का हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट से चलता आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, और जो एवरेज स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिस्टेंस या पाथ लेंथ पे, पाथ लेंथ से जो कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है हमारा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, या डिस्टेंस से, और डिस्टेंस से जो बढ़ रहा है वो क्या आ रहा है, एवरेज स्पीड आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है डिफाइन, टोटल पाथ लेंथ क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में किया गया, वही स्पीड। स्पीड को तो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो टोटल पाथ लेंथ, जैसे यहाँ से दिल्ली जो है वो 500 किलोमीटर है, किसी ने 5 आवर में कवर किया, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 500 किलोमीटर पर आवर आ गया। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट कितना टाइम इंटरवल लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जो जनरल फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, तो वो तो अभी आपने देख ही लिया, क्या है, चेंज इन पोजीशन, उसको डिनोट करते हैं वी एवरेज, या कई बार इसको क्या करते हैं, वी के ऊपर बार लगा देते हैं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही हो गया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का अगला फार्मूला xf माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई tf माइनस टी आई हो गया, या फिर इसी को x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 भी बोलते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बात करें, और इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट में होता है उसको भी किस में मेजर किया जाता है, मीटर में एसआई यूनिट, टाइम को किस में किया जाता है, सेकंड में, तो ms माइनस 1 हो गया। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे एसआई यूनिट जो स्पीड की है वो भी क्या होगी, चूंकि वो भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन है। टोटल डिस्टेंस किस में होता है, डिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं ms माइनस 1। अगर इनके जो है हम डायमेंशन की बात करें, चाहे वेलोसिटी की बात हो जाए, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर जो है हमारे पास स्पीड जो कि स्केलर क्वांटिटी, दोनों के डायमेंशन की बात किया जाए, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो क्या होगा, एल टी माइनस क्या आ गया, इनके जो एस आई डायमेंशन आगे क्या आ गया, एल टी माइनस, और हमेशा लिखा जाता है m0 एल टी माइनस 1, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था ये एवरेज स्पीड कहाँ से है, डिस्टेंस से। एक बार ऑब्जेक्ट चल गया तो डिस्टेंस या पाथ कवर्ड कभी जीरो नहीं होगा, तो जब वो नहीं जीरो होगा तो उसी पे बेस्ड एवरेज स्पीड हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होने वाला है। यानी कि जब भी ये होगा एवरेज स्पीड हमारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड जो हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आइए जरा, अभी हमने एवरेज स्पीड भी देख लिया, एवरेज जो है वेलोसिटी भी देख ली, तो आइए जरा एक ग्राफ प्लॉट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और इन पोजीशन टाइम ग्राफ को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही, कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जो है क्या बता सकता है, स्पीड भी बता सकता है, और तमाम जो पोजीशन टाइम ग्राफ के इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इम्पैक्टफुल
रिप्रेजेंटेशन है उसके जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है उसके द्वारा, उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, A woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office, 2.5 kilometer, 2.5 kilometer away, stay at the office to 5:00 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 km per hour। क्या मॉर्निंग में क्या जो साइकिल से गई थी क्या 5 किलोमीटर पर आवर। चूज द सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। उसके मोशन का हमें क्या करना, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, सुटेबल स्केल लीजिए और ट्राई करिए, फिर आके देखिएगा कि आपका ग्राफ सही हुआ कि ग्राफ सही नहीं हुआ। तो आपको थोड़े ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको अगर ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए तो कहाँ कब शुरू कर रही है, सवेरे 9 बजे शुरू कर रही है, शाम को 5 बजे वापस आ रही है। तो यानी कि आपको देखिए कम से कम आपको 7, 7.5, 8 घंटे का क्या करके लेके चलना है, टाइम इंटरवल लेके चलना है। और वो 2.5 किलोमीटर पे है। पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमको क्या बताना पड़ता है, पोजीशन बताना पड़ता है। और वो क्या बताना पड़ता है, हमेशा डिस्टेंस ही बताना पड़ता है, उसका पोजीशन ही बताना पड़ता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो चीज हमारे पास, 2.5 किलोमीटर लेना है और यहाँ पे अब देखिए 2.5 किलोमीटर लेना है। पहले उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी बार क्या है 25 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसा इंटरवल लेना है। यहाँ तो घंटे में लेना पड़ेगा, टाइम का जो लेंगे 9 to 5, अगर इससे छोटा ले लेंगे हम लोग, 1 आवर से छोटा ले लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। डिस्टेंस को आप 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के भी क्या कर सकते हैं, स्केल पे आप क्या कर सकते हैं, इजिली ले सकते हो। तो जैसे सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम एक्सिस होना चाहिए। इसको हमने क्या मान लिया, टाइम मान लिया, जिसको डियर टी हो गया। और इधर हमने क्या डिनोट कर दिया, पोजीशन को डिनोट कर दिया। इसको सिंपली हमने क्या लिख दिया, एक्स में लिख दिया, और किस में है, मीटर में है, और सॉरी ये जो है किलोमीटर में है, किलोमीटर में हो गया। और इसको किस में हमने ले लिया, आर में ले लिया है। ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमने बताया आप सुटेबल ग्राफ लीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये ओरिजिन ले लिया, तो ये क्या हो गया, 9:00 AM पे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये 10:00 क्या हो गया, AM हो गया। फिर 11:00 क्या हो गया, AM हो गया। फिर उसके बाद 12 नून हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा, 2 PM हो गया। फिर क्या हो गया, 3 PM हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, 4 PM हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, 5 PM हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो ऑफिस में ही रही है, तो यानी कि एक की हमको और जोड़ पड़ेगी, ये क्या हो गया, 6 PM हो गया, 6 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने 0.5 किलोमीटर ले लिया इंटरवल, यहाँ पे कितना ले लिया, 1 किलोमीटर का इंटरवल ले लिया, यहाँ पे हमने 1.5 किलोमीटर का ले लिया, यहाँ पे हमने 2 किलोमीटर का ले लिया, और यहाँ पे हमने 2.5 किलोमीटर का ले लिया, ठीक है, इजिली। अब क्या कह रहा है कि जो ये 2.5 किलोमीटर है, सवेरे 9 बजे चलती है, 2.5 किलोमीटर है। इसकी स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर है। ये 2.5 किलोमीटर है, ये कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो 5 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है, इतना आर आ गया। ये सेकंड से 0.5 आ, 0.5 का मतलब कितना हो गया, हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे कर लो किलोमीटर को क्या लिख लो, 1000 लिख लो, मीटर हो गया, ठीक है। नीचे वाले को आप क्या करो, 5 × 1000 डिवाइडेड बाई कितना लिख लो, 60 मिनट लिख लो। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 60 ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना पहुंच गया, 60। और इसको इसके साथ कैंसिल करोगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ गया, 30 मिनट आ गया। अब तो मिनट में चेंज हो गया ना, तो 30 मिनट। तो वो क्या करती, 9 बजे चलती है, लेकिन 9:30 पे, यहाँ देखिए मैंने इस टाइमिंग को कितना दिखा दिया, 9:30 AM। इस टाइम पे वो ऑफिस पहुंच जाती है, और ऑफिस कितनी दूर पे है, वो 2.5 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारे पास ये टाइम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला ग्राफ जो बनेगा, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या हो गया, यहाँ पहुंच गई। अब उसके बाद
अब चूंकि ये देखिए ये ग्राफ कैसे दिख रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड देखो वो 5 किलोमीटर पर आवर से लगातार वो जा रही है, चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करती है, चूंकि ऑफिस में ही रहती है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, ऑफिस पे ही वो कितने बजे तक रहती है, 5 बजे तक। ये देखिए हमने क्या किया, 5 बजे तक उसको ऑफिस पे ही बिठा के रखा। ये क्या हो गया, उसका ऑफिस हो गया। ये कौन सा था, ऑफिस जब जा रही थी, ऑन गोइंग था, ऑन गोइंग टू ऑफिस। अब वहां जब रिटर्न हुआ तो उन्होंने क्या किया, ये रिक्शा ले लिया या रिक्शा ले लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए 25 किलोमीटर है, तो कवर तो उसको कितना करना है, 2.5 किलोमीटर ही करना है, 2.5 किलोमीटर ही करना है। लेकिन इस बार उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम को हमको टाइम एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा। तो 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर पर आवर, अगेन कितना कितना आ गया, 0.1 आवर। यानी कि इसको अब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया, 2.5 इंटू 25, इसको 1000 लिखो, इसको भी क्या लिखो, 1000 लिखो। साथ में ये जो 60 नीचे रहेगा ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये से कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0.1 बचे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें आ जाएगा, 60 मिनट। है क्या कितना हो गया, मिनट में हो गया था, मीटर में, या मीटर में, कितना आ गया, 6 मिनट में। अब देखिए ये अगर होता तो यहाँ पे ये होता तो कितना होता, 530 होता। अब इसका क्या करो, 5 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, हर पार्ट इसका कितना हो गया, ये छोटा सा पार्ट कितना हो गया, 6 मिनट का हो गया। तो अब ये कैसे करेगी, ये पहुंची, यहाँ क्या बन गया इसका, रिटर्निंग टू ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। पूरी जर्नी बता दिया इसने पोजीशन टाइम ग्राफ से। जिसका इस तरीके के ग्राफ बना हो वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ डेटा ले लेंगे इसके क्वेश्चन में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, ठीक है, टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड्स। यानी कि वो चल कितना रहा, केवल 2 स्टेप चल पा रहा। ड्रंकर्ड है, कोई जो है पीने वाला है, तो वो क्या करता, 5 स्टेप आगे जाता और लड़खड़ा के 3 स्टेप क्या आता, वापस आ जाता। यानी कि वो चलता कितना, 2 स्टेप है। फॉलोड बाई अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड्स एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। वो क्या करता है, बार बार 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप क्या आता है, वापस आता है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। जो उसका ईच स्टेप था, यानी कि 5 मीटर चलता था, फिर 3 मीटर वापस आ जाता था। यानी रियल में कितना जाता था, 2 ही मीटर जाता था। और टाइम कितना लेता था, हर स्टेप में 5 सेकंड ले रहा है, आगे जाने में 3 सेकंड वापस आने में ले रहा है। यानी कि 2 मीटर चलने में कितना ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, उसका क्या करना, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन ग्राफिकली और अदरवाइज, ग्राफिकली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ लॉन्ग, कितना ज्यादा टाइम लेगा, द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट, एक गड्ढा है वहां पे 13 मीटर दूर पे, अवे फ्रॉम द स्टार्ट, वहां पे वो गिरने में कितना टाइम लेगा। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लेना पड़ेगा, सुटेबल स्केल लेना पड़ेगा। सुटेबल स्केल के बिना आप इस ग्राफ को नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो इस ग्राफ को सुटेबली प्लॉट करने के लिए मैं स्केल को चूज कर रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो टाइम है उसको तुमको सेकंड में ही लेना है हर हाल में, और जो डिस्टेंस कवर करना है इसको जो है वो मीटर में कवर कर रहा है, तो मीटर में भी लेना है हमको। ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल पूछ रहा है वो 13 मीटर की बात कर रहा है, 13 मीटर जा रहा है। और 13 मीटर जा रहा था, हमको पता था 2 मीटर जाने में 8 सेकंड ले रहा था, तो 13 मीटर जाने में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी टाइम लेगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 5 सेकंड का गैप के साथ भी ले सकते हैं, 2 सेकंड के गैप के साथ, ज़्यादा एग्जैक्ट बना 2 सेकंड का इंटरवल ले लीजिए।
और डिस्टेंस को भी 2 मीटर का ही ले लीजिए। तो आपका स्केल क्या होने होगा, ऐसे ही बना लीजिए आप स्केल अपना। चलिए देख बनाते हैं हम लोग। ये हमने इसका पोजीशन ले लिया, ये हो गया इसका, इस एक्सिस को हमने पोजीशन बोल दिया, पोजीशन एक्स बोल दिया, किसमें, इन मीटर में है। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं उसने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका क्या हो गया, टाइम एक्सिस हो गया। क्योंकि 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जाना है हमको। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये हमने लिख दिया 2 मीटर, ये हमने लिख दिया 4 मीटर, ये हमने लिख दिया 6 मीटर, 8 मीटर, ये हमने लिख दिया 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। लास्ट में वो कहाँ जा रहा है, 13 मीटर पे हम लोग देखेंगे। टाइम को अगर 2 सेकंड का इंटरवल लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42। देखते हैं कहाँ पे वो, थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही क्या करता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, यानी कि 5 मीटर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर इसके बीच का। और कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो लगभग लगभग यहाँ पे ये सेकंड लेगा। ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, लगभग ये हो गया इसका पहला गया। ये 5 मीटर क्या कर रहा है, जब आगे की तरफ जा रहा है हमने एरो बना दिया। और क्या कर रहा है, 3 स्टेप वापस से आ रहा है, तो वापस से 5 से 3 वापस आएगा, 3 मीटर वापस आएगा, तो 2 पे आ जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 सेकंड ले लेगा। यानी कि 8 सेकंड पे वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये 3 स्टेप क्या ले रहा है, वो बैकवर्ड ले रहा है, वापस जा रहा है 3 स्टेप। तो समय कितना हो गया यहाँ तक, ये इसका एक साइकिल हो गया। ठीक है, अगर इसको बात किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 साइकिल बोल सकते हैं। एक साइकिल में कितना जा रहा है, ये 2 मीटर जा रहा है। और टाइम कितना ले रहा है, 8 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या कर रहा है, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। अभी 2 से जाएगा तो 7 पे आ जाएगा, 6 तो ये 7 हो जाएगा। और टाइम कितना ले लेगा, 8, 3, 8, 5, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 13 पे कहाँ पे पहुँच रहा है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा। वापस से ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, 5 मीटर वापस से जा रहा। अब वापस से 13, 3, 16 पे, 16 पे वो कहाँ आ जाएगा, 7 पे है तो अगेन 4 पे वो आ जाएगा। ये 16 पे, यहाँ पे अगेन ये 4 पे आ गया। ये दूसरा साइकिल हो गया, ये सेकंड साइकिल, सेकंड साइकिल। अब ध्यान से देखिए, सेकंड साइकिल में वो क्या करेगा, फिर 2 मीटर कवर कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है। ऐसे ये क्या करेगा, इसी को क्या करता जाएगा, अपने पाथ को ये रिपीट करता जाएगा। कुछ ऐसे ही ग्राफ इसका लगातार बनता जाएगा। आप लोग देखिएगा, बनाइएगा कुछ इसी तरीके से। तो अगर हम लोग बात करें 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ये तीसरा साइकिल उसका पूरा हुआ, तीसरा साइकिल। ग्राफ पे आप देख लीजिएगा, ये चौथा साइकिल पूरा हुआ, ये 5वां साइकिल चला। जरा हम लोग देखते हैं, अगर वो 2 मीटर कवर कर रहा है 8 सेकंड में, और साइकिल कितना है, 1 साइकिल में, तो अगर उसको हम लोग क्या करें, 13 मीटर पे जाना तो हम क्या करेंगे, 8 मीटर तक अगर जाना तो 4 टाइम्स हो गया। तो 4 से उसके पास कितना हो गया, 4 साइकिल चल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 सेकंड ले लेगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर 2 मीटर में 8 सेकंड ले रहा है, तो 8 मीटर में कितना लेगा, 32 सेकंड ले लेगा। और साइकिल कितना हो जाएगा, 4 साइकिल हो जाएगा। 5वें साइकिल में, जैसे वो 5वें साइकिल में, ये 5th साइकिल उसका है, 5th साइकिल, जैसे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ 5 मीटर जाएगा, तो 8 मीटर तो पहले ही था, तो इसमें जैसे ही 5 मीटर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। और 13 मीटर पे ही क्या है, हमारा पिट है, हमारा गड्ढा है, उसी में उसको क्या है, गिरना है। ठीक है, तो 5 मीटर जाने में कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, वो जाएगा, ये 32 आया था, 5 सेकंड और हो गया, और ये कितना जा रहा है, 8 मीटर था प्लस ये 5 मीटर और चला जाएगा। यानी कि 13 मीटर जाने में कितना लेगा, 37
सेकंड लेगा। ठीक है, तो तमाम बुक्स में आप जो है क्या करिए, जो है ग्राफ्स को देखिए और ग्राफ्स को क्या करिए, प्लॉट करने की कोशिश करिए। और अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है, एक ग्राफ के बारे में थोड़ा बता के हम वाइंड अप करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो पुराना हमारा जो है परिचित पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वो तो रेस्ट पे ही है। ठीक है, वो तो रेस्ट पे ही आ गया। ये देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी है। पॉजिटिव वेलोसिटी क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए लगातार जब भी आप टाइम को कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यहाँ पे पोजीशन देखिए बढ़ता जा रहा है, पोजीशन जो है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम निकालेंगे तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, पॉजिटिव वेलोसिटी बोलेगी। पॉजिटिव वेलोसिटी बोलने का मतलब आप ये ध्यान, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये मत सोचिएगा कि क्या करें उसकी स्पीड घट रही है, बस ये जान लीजिएगा कि क्या हो रहा है, अब पहले के कंपेरिजन में जो डिस्प्लेसमेंट पहले कवर कर रहा था उसके कंपेरिजन में लेस कर रहा है। और ये क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए लगातार इसको और एक तरीके से बोला जाता है कि इसका जो है, ये देखिए यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप को भी देख के बताया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्लोप की भी स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देन एक्सीलरेशन करके हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन बना लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कैसे डिस्प्लेसमेंट की हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि कैसे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है टाइम के साथ कितनी तेजी के साथ चेंज होता है, उसको हमने किससे डिनोट किया था, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के द्वारा डिफाइन। और किस डायरेक्शन में होती है ये बताने के लिए भी एवरेज वेलोसिटी थी। कल हम लोग एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको आप करते रहिए, समझने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नए क्लास में। टेक केयर।